नमस्कार, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 6 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 5 को थोड़ा सा लास्ट पोर्शन को रिवाइज कर लें, जिससे कि कोऑर्डिनेशन 5 और 6 लेक्चर में बना रहे और चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो देखिए भाई, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंसंट्रेशन यूनिट में। जो कंसंट्रेशन यूनिट थी वो थी मोलल्टी, और हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट हों वह उसकी मोलल्टी कहलाती है। मोलल्टी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम का टर्म नहीं है, आयतन नहीं है। आज हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट हम लोगों ने पिछले टर्म पर पढ़ा था नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट, जब इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मैंने एन फैक्टर निकालना आपको सिखाया कि एसिड के लिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ H प्लस डिस्प्लेस्ड। बेस के लिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस डिस्प्लेस्ड पर मोल ऑफ एसिड या बेस। फिर मैंने साल्ट के लिए बताया कि मोलर मास और एन फैक्टर अगर निकालना है उसका, तो एन फैक्टर निकालने के लिए जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज का मतलब जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, ये ब्रेक हो के देता है ट्वाइस Al + 3 + SO4 - 2। तो एल्युमिनियम पर टोटल चार्ज 2 × 3 = 6, तो एन फैक्टर 6 हो गया। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, एन की वैल्यू, एन फैक्टर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट मोल फ्रैक्शन, MOLFRACTION, मोल फ्रैक्शन। इसको कुछ किताब वाले कैपिटल X से लिखते हैं, कुछ किताब वाले इसको स्मॉल से लिखते हैं, X और स्मॉल x। ओके, तो कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं, ये अपना अपना तरीका है रिप्रेजेंट करने का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन है क्या? देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, फ्रैक्शन है, मतलब यहाँ रेशियो होगा। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब कि अगर कोई एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। उस सोल्यूशन में कई कंपोनेंट हैं, हमने माना कि उसमें 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B और कंपोनेंट C। इसके मोलों की संख्या है Na, इसके मोलों की संख्या है Nb और इसके मोलों की संख्या है Nc। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C Nc। तो मोल फ्रैक्शन हम A का भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हम B का भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हम C का भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम A का मोल फ्रैक्शन निकालें, लिखिएगा नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन A का, तो इसका इंडिविजुअल मोल कितना है? Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ जितने मोल हैं, मतलब इसके मोलों की संख्या Na, इसके मोलों की संख्या Nb और इसके मोलों की संख्या Nc। तो भाई ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ number of moles of a particular component to the number of moles of all of the components present in the solution। तो लिखिए, it is the ratio of number of moles of particular, लिखिए डबल इंट कॉमा में, it is the ratio of number of moles of particular component to the number of moles it is the ratio of number of moles of particular component to the number of moles of all components present in the solution, present
इन द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल को एडिशन करके और डिवाइड कर दें तो वही हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल लें, यही एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आप लोग भी लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ फिर से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। ए के मोलों की संख्या Na, बी के मोलों की संख्या Nb और सी के मोलों की संख्या है Nc। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालें तो Na, देखिए भाई ए का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ये ए के मोल फ्रैक्शन है। देखिए ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकला, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना। तो इसी तरीके से अगर हम एक्स बी निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बताइए भाई अब की बार बी के मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वो ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb प्लस Nc ये तो रहेगा ही। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अगर निकालना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये देखिए मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकाला जाता है, यही तरीका है मोल फ्रैक्शन निकालने का। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू Na प्लस Na अपान Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरीके से एक्स बी और एक्स सी निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, इसको इक्वेशन नंबर 3 माने। अगर इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम जोड़ दें, ऐड करें, तो देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी दोनों को जोड़े ना। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हम तीनों इक्वेशन को ऐड करना चाहते हैं, तीनों इक्वेशन को हम जोड़ना चाहते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करना है। तो देखिए भाई एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। एक्स ए की वैल्यू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो भाई सबको ऐड करें तो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस यहाँ बताइए Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। यहाँ पर क्या है Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन Na प्लस Nb प्लस Nc, Na प्लस Nb प्लस Nc तीनों में है ना, तो हम नीचे कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो जब हम इसको कॉमन लिए ऊपर क्या बचेगा Na प्लस Nb प्लस Nc और नीचे Na प्लस Nb प्लस Nc। अरे भाई जो बायो के बच्चे हैं वो घबराए नहीं। अगर हमारे पास कहीं 4/5 है, कहीं 9/5 है और कहीं 2/5 है, तो ये बताइए 1/5 हम कॉमन ले लें, यहाँ से 1/5 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा 4 प्लस 9 प्लस 2 ना, तो 1/5 और 9 4 9 प्लस 4 13, 13 to 15। तो इसकी वैल्यू कितना है 15/5। वही काम तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ ना। तो ये देखिए Na प्लस यहाँ से Na प्लस Nb प्लस Nc कॉमन लिया, ये कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा Na प्लस Nb प्लस Nc, यही बचा ना, उसको लिख लिया। ये क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी की वैल्यू क्या 1। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन अगर जोड़ा जाए तो उसकी वैल्यू 1 आएगी।
मतलब सम ऑफ ऑल ऑफ द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन ए सिस्टम प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर एक का हमको अगर दो ही कंपोनेंट होते, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो कंपोनेंट होते फर्स्ट और 2, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 था, इसके मोलों की संख्या, इसके मोल फ्रैक्शन x1, इसका मोल फ्रैक्शन x2, तो बताइए x1 प्लस x2 की जो वैल्यू क्या हो जाती है 1। आंख बंद करके हम कहेंगे कि जितने भी कंपोनेंट हैं सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज यूनिटी। लिख लीजिए नोट करके लिखिए, नोट करके लिख लीजिए कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, समेशन माने जोड़, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, लिखिए समेशन नोट करके लिखना है भाई, यहां पर नोट करके लिखिए, नोट करके समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all components, summation of mole fraction of all components, summation of mole fraction of all components present in the solution, is unity, अगर हम माने दैट इज करके अगर हम माने कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn की वैल्यू क्या, अगर हमने माना किसी भी सोल्यूशन में n कंपोनेंट है और कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन x1 है, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन x2 है, कंपोनेंट 3 का मोल फ्रैक्शन x3 है, nth कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन xn है, तो हम सारे मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू यूनिटी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला है तो दूसरे की निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप 1 में से उसी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको जो दूसरा कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम ये माने, अभी तक तो हमने लिया कंपोनेंट ए बी सी, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर अपने टॉपिक पर आएँ जहाँ पर किसी भी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, पहले कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहेंगे, दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहेंगे, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो भाई अब इसी तरीके से सिमिलरली लेट, अब हम मान रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट, सिमिलरली SIMILARLY, सिमिलरली इसी तरीके से लेट नंबर ऑफ, देखिए भाई हम ये लिखना चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, ऐसे फिगर आप भी बना लीजिए, इसमें सॉल्यूट है और प्लस सॉल्वेंट, यही ना, तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या स्मॉल n और सॉल्वेंट के मोलों की संख्या कैपिटल N। तो लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यही बात जो आपने फिगर के रूप में स्वरूप में लिखा है वही चीज़ मैं लाइन में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो फिगर भी बना लें। n और कैपिटल N क्या है, ये सब नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या स्मॉल n हमने माना है, और लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या माना, कैपिटल N। देन अब हमारे पास सॉल्यूट के मोलों की संख्या n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n, तो क्या मैं दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं? यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर
और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी कंपोनेंट में प्रेजेंट हैं। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सब फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब एक्स ऑफ सॉल्यूट, एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहां पर लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट्स। तो चलिए भाई, एक्स सॉल्यूट, SOLUT, एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन की कैपिटल एन, स्मॉल एन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट का मोल, देखिए भाई दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, तो n प्लस n, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n, यही है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, बिल्कुल मान लीजिए। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब x ऑफ सॉल्वेंट, SOLVENT। तो बताइए भाई, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालने के लिए सॉल्वेंट के मोलों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यही है ना, मतलब ऑल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब एक्स सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कैपिटल एन की स्मॉल एन, कैपिटल एन अपॉन n प्लस n, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। नाउ एडिंग इक्वेशन, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करें तो देखें क्या मिलता है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए भाई। तो इक्वेशन 1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो नोट कर दीजिए, एक्स ऑफ सॉल्यूट SOLUT प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट SOLVENT इज इक्वल टू, राइट साइड में भाई सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू n अपॉन n प्लस n, प्लस उधर क्या है n अपॉन n प्लस n, यही है ना। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया n प्लस n अपॉन क्या n प्लस n, यही है ना। तो इससे क्या हुआ, कैंसिल, तो x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मिनिमम जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, उनके मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करें तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द नीट एंड जेई, इसको नोट कर लीजिए। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे भी जो कंपटीशन केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि सॉल्यूट के कंपोनेंट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन
और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड करें तो हमको वैल्यू 1 आती है। कहने का मतलब हमारे लिए रिलायबिलिटी ये है, हमारे लिए फ़ायदा ये है कि अगर हमने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो हमको सॉल्वेंट की निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम सॉल्यूट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सॉल्वेंट निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क करेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे, जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी जो अननोन वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। रेशियो किसका? नंबर ऑफ मोल्स का, मतलब इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मोलरिटी में वॉल्यूम है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम है, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, और मोलरिटी में मैंने कहा था कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यह टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से मास पर, वेट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वॉल्यूम तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन में भी आप देखिए इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या कहीं पर वॉल्यूम जिक्र आ रहा है? भाई x इक्वल टू n अपॉन n प्लस n, यही है ना, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये बताइए कि मोल का मतलब क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वही चीज़ यहाँ भी होगी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कहीं वॉल्यूम शब्द आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ मास की बात की गई है, तो मास क्या टेम्परेचर के बदलने से बदलता है? नहीं। तो एक स्टार बना के हम लोगों को लिखना है कि मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? भाई टेम्परेचर पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम नहीं है, तो मास है। तो स्टार बना के लिखिए कि मोल फ्रैक्शन MOLE, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। और एक चीज भाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने मोलरिटी लिखा था तो आपने कहा था मोल पर केजी, ये उसकी यूनिट थी। जब आपने नॉर्मलिटी लिखा था तो ग्राम इक्विवेलेंट और लीटर इनवर्स लिखा था, ये लिखा था ना। जब आपने मोलरिटी लिखा था तो आपने मोल पर लीटर लिखा था, ये सब यूनिट थी। मोलरिटी की यूनिट मोल पर केजी, नॉर्मलिटी की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन की अगर यूनिट कोई निकाले, मोल फ्रैक्शन की यूनिट, तो n अपॉन n प्लस n, तो ये तो मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है। तो इसका मतलब कि मोल अपॉन मोल ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट है? मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टार यहीं पर लिखिए कि मोल फ्रैक्शन, और इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। रेड पेन से इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, जब एग्जाम में जाइएगा तो इसको जरूर देख के जाइएगा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस या डायमेंशनलेस, DIMENSION, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, QUANTY, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस को अंडरलाइन कर लीजिए, डायमेंशनलेस को अंडरलाइन कर लीजिए। इसकी कोई भी इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो चलिए भाई, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसी पर एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, क्वेश्चन, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं अपने से। उस एग्जांपल में मैंने माना कि लेट ए सॉल्यूशन कंटेन्स, लेट
हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैंने अपने से बना लिया। लेट ए सोल्यूशन कंटेन्स थ्री कंपोनेंट्स that is A, B and C, having the number of moles 2, 4 and 6 respectively, then calculate the mole fraction of each component, तो देखिए भाई इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो हम इसका एक फिगर बना लें कि लेट ए सॉल्यूशन कंटेन्स थ्री कंपोनेंट्स ए, बी एंड सी। तीन कंपोनेंट हैं ए, बी और सी, हैविंग द नंबर ऑफ मोल्स 2, 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो एक सोल्यूशन बना लिया जाए। ये सोल्यूशन हमने बना लिया। इस सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट हैं, ए, बी और सी। 3 कंपोनेंट हैं। ए के नंबर ऑफ मोल्स Na, इसकी वैल्यू कितना है 2। बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं Nb, तो सी के मोलों की संख्या Nc इज इक्वल टू क्या 6। तो अब हमको एक एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बहुत आसान है, हमको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर और उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख करके आप डिवाइड कर देंगे। तो देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट Na प्लस Nb प्लस Nc। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के मोलों की संख्या कितनी है? ए के मोलों की संख्या है 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 2, और इसके डिनोमिनेटर में देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी के मोलों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 4, तो हमने 4 यहाँ लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो 2/6 4 10 2 12, तो 2/12 इज इक्वल टू 1/6। ये किसका मोल फ्रैक्शन है? ये मोल फ्रैक्शन है। या इसी को डिवाइड कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर डेसिमल लगाए 6 और फिर और यहाँ पर 0, तो 6 6 36, तो 0.16 XA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आपको मिला 0.16। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.16। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.16। चलिए भाई, इसी तरीके से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालें तो Nb अपान Na प्लस Nb प्लस Nc। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन बी का निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के मोलों की संख्या बताइए 4, बी के मोलों की संख्या 4 और अपान क्या है 4 प्लस यहाँ पर ए के मोलों की संख्या 2 और सी के मोलों की संख्या 6। तो यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस क्या 2 इज इक्वल टू 4/6 4 10 10 2 12, तो 4/12 1/3। अगर इसको आप डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू 0.33 आएगी। तो हम चाहें तो जैसे हमने XA कैलकुलेट किया वैसे हम XB कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम XC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो XC इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। क्यों XC? क्योंकि जो भी कंपोनेंट हम लेंगे, जो भी मोल फ्रैक्शन हम लेंगे, उसका मोल हमने ऊपर लिख दिया। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। Na माने नंबर ऑफ मोल्स की संख्या, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, Nc नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। तो Nc अपान Na प्लस Nb प्लस Nc
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी यहां से बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी 6, तो हमने 6 यहां पर पुटअप कर दिया, अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 2 है तो हमने 2 लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 4 तो हमने 4 लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितने हैं 6 है, तो 6 अपान इसको ऐड कर लीजिए, 6 + 4 10, 10 + 2 = तो 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.5। तो देखिए भाई सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शॉर्टकट पहले ना चलिए, पहले आप लॉन्ग कट चलिए, सारे मेथड को ढंग से समझिए, XA + XB + XC आपने सब मोल फ्रैक्शन निकाले, लेकिन यहाँ पर कोई भी बच्चा ये चाहता कि जब उसके पास XA मिल गया, जब उसको XB मिल गया, XA मिल गया और उसको XB मिल गया तो दोनों को ऐड करके 1 में से सब्सट्रैक्ट कर लेता, मतलब वो ये कर सकता था XA + XB + XC की वैल्यू क्या हो जाती 1, तो XA की वैल्यू 0.16, XB की वैल्यू 0.33 प्लस XC = क्या 1, तो XC हम निकाल सकते हैं ना, कैसे 1 - XC निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके हम 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 0.16 और प्लस 0.33, तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0.5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन सबसे पहला काम ये है कि हम लोग कोई भी चीज़ शॉर्टकट सीखने से पहले हम उसको कायदे से डिटेल में कैलकुलेट करना सीखें, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। हम जब कभी शॉर्टकट में जाएं तो हमसे गलती होने की संभावना कम रहे। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर दिए गए हैं, उनके मोल दिए गए हैं, तो हम मोल फ्रैक्शन को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब आगे एक रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है, वो जेईई और नीट में कई बार पूछा गया है, लेकिन अगर आप उसको बहुत लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक रिलेशन हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन छोटी सी हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी M and mole fraction MOLEFRACTION, relation between molality and mole fraction, relation between molality and mole fraction, relation between molality and mole fraction। चलिए भाई इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं। तो x = मोल फ्रैक्शन = M/M + 55.5। ये 55.5 ये वाटर की मोलैलिटी, दैट इज द 55.5 इज द मोलैलिटी ऑफ वाटर। तो x = M/M + 55.5 वेयर x = मोल फ्रैक्शन, M = मोलैलिटी, MOLALITY। तो कैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे? अगर आपको मोलैलिटी दिया रहे तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोलैलिटी दिया गया है तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है तो भी आप बहुत ढंग से निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक ये बहुत यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फार्मूला रफ नहीं कर रहा हूँ। लिखिए व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज द mole fraction of solute, what is the mole fraction of solute, what is the mole fraction of solute, SOLUT, what is the mole fraction of solute in
2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखिए भाई, अगर इसको आप बहुत लॉन्ग कट मेथड से चलेंगे तो ये बहुत लंबा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर इस फार्मूले का यूज कर लिया जाए तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। मोललिटी आपको दे रखा है कितना, 2.5 मोलल। तो x इज इक्वल टू m अपान m प्लस 55.5। तो चलिए मोललिटी कितना दिया गया है, मोललिटी 2.5 मोलल, मोललिटी 2.5 अपान 2.5 प्लस 55.5। तो इसको ऐड किया जाए तो 2.5 अपान, देखिए 5 10, इसको ऐड कर लीजिए 55.5 2.5। तो यहाँ पर 10, 5 को जोड़ेंगे 10, 5 2 7 1 8, और यहाँ पर 58.0, ये वैल्यू हुई 58। और इसको हम कर दें 10, यहाँ से डेसिमल हटा दें तो 25 अपान 580, 25 अपान 580। कहने का मतलब कि 25 को डिवाइड करना है किससे, 580 से। तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया फिर 0। तो देखिए अगर 5 बार ले जाएंगे तो ये वैल्यू 2500 से ज़्यादा हो जाएगी। 4 बार ले जाएं तो अगर हम 4 बार ले गए तो 0, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 20 3 23, 4 0 नम 0, 8 चौक 32, हासिल आए 3, 5 चौक 20, 20 3 23। तो ये हुआ 2320, 2320। यहाँ 0, 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर 4 में से 3 गए 1, कट्टम कुट्टम। और फिर यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 बार ले जा सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 0.042, 0.042, 0.042। तो इस तरीके से अगर आपको मोल फ्रैक्शन और मोललिटी में एक रिलेशन के माध्यम से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो ये फार्मूला बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो चलिए भाई, आगे हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। इस प्रॉब्लम के बाद एक क्वेश्चन और है, ए सॉल्यूशन। देखिए एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, a solution of glucose in water is labeled as LABELLED. A solution of glucose in water is labeled as 10% W/W. A solution of glucose in water is labeled as 10% W/W. The density of solution is, the density of solution is 1.10 gram per ml. Then calculate फर्स्ट नंबर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। सेकेंड नंबर पे मोललिटी, MOLALITY स्मॉल m। और तीसरी बात जो आपको कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, पीछे इसी प्रॉब्लम में कैलकुलेट किए हैं, और वो है मोलरिटी, MOLARITY कैपिटल M। तो देखिए भाई, एक सोल्यूशन है ग्लूकोज का, वाटर में मिला के बनाया गया है, और वो 10% W/W लेवल किया गया है। 10% W/W का मतलब बाई वेट। तो 10% यहाँ पर डेंसिटी इसकी दिया गया है 1.20 ग्राम पर ml। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे?
तो देखिए भाई, सबसे पहला काम ये है कि जो 10%, हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। चलिए पहला टारगेट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच पहला टारगेट है। तो मोल फ्रैक्शन देखिए, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ग्लूकोज का सोल्यूशन है, किसमें, वाटर में। यहाँ पर क्या है, वाटर, और यहाँ मिलाया क्या गया है, ग्लूकोज, GluCOSC मिलाया गया है ना। यहाँ पर क्या रखा गया है, वाटर, और यहाँ पर क्या रखा गया है, ग्लूकोज, इसमें मिलाया गया है। तो इसका मतलब दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ग्लूकोज है, दूसरा कंपोनेंट वाटर है। ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 1 है, और ये कंपोनेंट CO, ये कंपोनेंट क्या है, 2 है। तो चलिए भाई, सबसे पहले नंबर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हमको निकालना है, GluCOSC। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपान इंडिविजुअल मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल ना। मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालना है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपान एन ग्लूकोज। दो कंपोनेंट हैं, एक ग्लूकोज दूसरा वाटर, एन ग्लूकोज प्लस NH2, यही तो है, दो कंपोनेंट है ना। तो एक्स ग्लूकोज, तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ ग्लूकोज GluCOSC अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, अपान, यहां पर फिर वही बात, वेट ऑफ ग्लूकोज अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज प्लस वेट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, पानी के, तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट किसका, H2O का, मॉलिक्यूलर वेट किसका, H2O का। ओके, तो एक्स ग्लूकोज बताइए भाई, एक्स ग्लूकोज, तो वेट ऑफ ग्लूकोज अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज प्लस वेट ऑफ वाटर अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। तो वेट ऑफ ग्लूकोज बताइए कितना है, कहीं दिख रहा है, बस एक क्लू दिया गया है, क्या, 10% W/W। तो 10% W/W का मतलब क्या हुआ, 10% W/W ग्लूकोज, 10% W/W ग्लूकोज का मतलब हुआ, बहुत पहले पढ़ा चुका हूं भाई, बहुत इस पर प्रैक्टिस कराया हूं। क्या मतलब है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सल्यूट का मास 10 ग्राम। चलिए, तो वेट ऑफ सल्यूट कितना, 10 ग्राम। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पाएंगे क्या, C6H12O6। तो इसको जब निकालेंगे 72 + 12 + 36, तो ये कितना आएगा, 180। कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई, ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्लूकोज का निकालना है तो आराम से निकल सकता है। यहां पर देखिए 16 × 6, और ये वैल्यू आएगी 180, वन वैल्यू आएगी 80। तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है, 10, मॉलिक्यूलर वेट इसका 180 अपान, यहां पर चलिए, वेट ऑफ ग्लूकोज अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है, 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180। चलिए भाई, प्लस लगाइए। वेट ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम, टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन का मास आना चाहिए, जिसमें से 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो बाकी बचा अमाउंट किसका है, वो वाटर का है। 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस
90 ग्राम H2, 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम H2, यही तो है। तो इसका मतलब जो पानी है, जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, उसका अमाउंट है 90 ग्राम, उसका अमाउंट है 90 ग्राम। तो चलिए भाई रखा जाए। तो वेट ऑफ वाटर कितना है 90 ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट H2O का, मॉलिक्यूलर वेट H2O को नहीं निकाल सकते, 2 + 16 इज इक्वल टू क्या 18। तो चलिए भाई यहां पर क्या रख दिए 18। तो इसको हम सॉल्व करें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। ये वैल्यू आती है, यहां पर इसको सॉल्व करिएगा एक्स ग्लूकोज, तो एक्स ग्लूकोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 पॉइंट, ये वैल्यू आ जाएगी 0.011, 0.11 ग्लूकोज का। किसका है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, GLUCOSE, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का आ गया। तो हम चाहें तो निकालना चाहें तो हम इसी तरीके से किसका निकाल लेंगे, देखिए ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपान टोटल मोल प्रेजेंट इन द, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज है, दूसरा वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का मतलब वेट ऑफ ग्लूकोज, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज प्लस वेट ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 10, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 180, तो वेट ऑफ ग्लूकोज 10, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज 180 प्लस वेट पानी का कितना 90, यहां से देखिए पानी का वेट कितना है 90 ग्राम, पानी का वेट कितना है 90 ग्राम, तो हमने 90 लिख दिया। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। तो चलिए भाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.011 आया। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दो कंपोनेंट है, एक ग्लूकोज दूसरा वाटर, तो हम जानते हैं कि जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहां पर हम कर सकते हैं ना, यहां पर हम कर सकते हैं एक्स ग्लूकोज GLU, या यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एक्स ग्लूकोज प्लस एक्स वाटर इज इक्वल टू क्या 1। तो ग्लूकोज की वैल्यू हमने कितना निकाला 0.11 प्लस एक्स वाटर इज इक्वल टू 1। तो एक्स वाटर W8ER इज इक्वल टू 1 माइनस 0.011। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको निकालें, तो एक्स वाटर की वैल्यू 0.989। तो भाई ध्यान दीजिए, इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन को। लेकिन अगर हमको निकालना हो प्रॉपर वे में तो हम वही काम करेंगे। मोल फ्रैक्शन हमको वाटर का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दूसरे नंबर पे हमको कैलकुलेट करना है मोललिटी। क्या कैलकुलेट करना है मोललिटी। तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोललिटी इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखा जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया जाए, और सॉल्यूट में क्या है ग्लूकोज है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज अपान वेट ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो चलिए भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट में क्या है H2O, किस में रखा जाएगा केजी में। चलिए m इज इक्वल टू
वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है जी? वेट ऑफ ग्लूकोज है 10 ग्राम, चूंकि 10% W/W का मतलब ये होता है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब कि वेट ऑफ ग्लूकोज 10 और मॉलिक्यूलर वेट कितना ग्लूकोज का 180 अपान वेट ऑफ H2O इन किलोग्राम। मामला फंस रहा है भाई, कहाँ फंस रहा है? 90 ग्राम H2O ग्राम में है, इसको हम किलोग्राम में बदल लेंगे, तो यही तो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है 90 और इसको किससे डिवाइड कर दें 1000 से, तो ये किस में चेंज हो गया किलोग्राम में। तो M = 10 अपान 180। भाई ये फार्मूला मैं हमेशा बताता हूँ कि x/y t/q कहीं है तो ये वैल्यू हो जाएगी x/y × q/t। तो चलिए 10/180 और ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी क्या 1000/90। इससे इसे कैंसिल, इससे इसे कैंसिल ना, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 100/18 × 9 और इसको जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी मोलल्टी की वैल्यू मोलल्टी = 0.618 0.618 सॉल्व कर लीजिएगा इसको 0.618 क्या मोलल 0.618 मोलल। और ये तीसरा जो प्रश्न है मोलरिटी का ये आप निकाल चुके हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स आप इसको निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिया गया है तो यहाँ पर डेंसिटी दिया गया है। ये डेंसिटी काम करेगा चूँकि ρ = m/v, तो हमको वॉल्यूम चाहिए तो V = m/ρ। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.20 ग्राम पर ml। इसको जब निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यही वॉल्यूम वहाँ रख दीजिएगा, लीटर में चेंज करके ml में आएगा, लीटर में चेंज कर दीजिएगा। तो इस टाइप से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन हम लोगों ने सॉल्व किया, मोलरिटी के सॉल्यूशन हम लोगों ने सॉल्व किया, मोलरिटी के प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया। इस तरीके से अब हम धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर रहे हैं, जिससे कि जेईई और नीट में जो भी प्रश्न आए हम उसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी से सॉल्व कर लें। तो भाई ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो इंडिविजुअल मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है मोल फ्रैक्शन का। ए सॉल्यूशन contains CONTAINS. A solution contains 25% H2O, 25% ethanol, इथेनॉल का मतलब एथिल एल्कोहल C2H5OH, and 50% एसिटिक एसिड बाई वेट। 50% acetic acid by weight. Calculate the mole fraction of each component. Calculate calculate the mole fraction. Calculate the mole fraction of each component. Calculate the mole fraction of each component. प्रत्येक कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन बताएं। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसान प्रश्न। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 25% H2O, 25% इथेनॉल, 50% एसिटिक एसिड बाई वेट। मतलब कहने का कि 25% H2O कैसे W/W। इसका मतलब क्या हुआ 25 ग्राम H2O is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही तो हुआ। इसी तरीके से 25% C2H5OH, W/W का मतलब क्या हुआ, 25 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसी तरीके से 50% CH3COOH, इसका मतलब क्या हुआ भाई बेट, इसका मतलब कि 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको विनेगर भी कहा जाता है, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले नंबर पर पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मतलब एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में 3 चीजें मिली हुई हैं। पहले नंबर पानी मिला है, एथेनॉल मिला है, एसिटिक एसिड मिला है। अब हमको मोल फ्रैक्शन प्रत्येक कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है। तो पहले नंबर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, बोलिए भाई, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, एसिटिक एसिड, यही ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर कितना है, देखिए वेट ऑफ वाटर कितना, 25 ग्राम वाटर, तो 25 ग्राम वाटर। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना, 18 अपान, नीचे चलिए, मोल्स वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल यही चीज, 25 अपान 18, फिर प्लस लगाइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल, वेट कितना इसका, 25, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 46, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। एसिटिक एसिड का कितना दिया गया है वेट, 50 ग्राम, और इसका होता है 60। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 25 को, 25 को 18 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.388, ये वैल्यू है 1.388 अपान 1.388 प्लस ये वैल्यू होगी 0.543 प्लस ये वैल्यू होगी 0.833, 0.833, तो 1.388 अपान इन सबको ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करेंगे तो 2.764, इसको ऐड करके, और जब इसको निकालेंगे वैल्यू तो 0.503, 0.503। ये क्या आया, ये मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन पानी का, मोल फ्रैक्शन H2O का कितना आया, 0.503। तो ये बताइए, इसी तरीके से आप एथेनॉल का निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एथेनॉल के मोल अपान एथेनॉल का मोल प्लस वाटर का मोल प्लस एसिटिक एसिड का मोल, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो आइए भाई हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देखा जाए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड यूनिट इसकी, सेकेंड यूनिट इसकी, और देखिए अब की बार क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, तो C2H5OH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपान NC2H5OH प्लस NH2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। तो यहाँ पर X मोल फ्रैक्शन ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ना, तो मोल का मतलब वेट ऑफ C2H5OH प्लस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH, और सारी वैल्यूज इसी तरीके से आप लिख लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो X एथिल अल्कोहल C2H5OH। चलिए बताइए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इसका 25 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 46 अपान 25 अपान क्या 46, फिर क्या वेट कितना, पानी का वेट 25
मॉलिक्यूलर वेट 18 प्लस इसके 50, इसका कितना 60। तो अभी तो आपने सॉल्व किया है। x मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH 25 को डिवाइड किया 46 से, तो ये वैल्यू आई 0.543, ये वैल्यू आई 0.543। 25/18 25/18 1.388 प्लस 0.833। तो x C2H5OH इज इक्वल टू 0.543। ऐड कर दीजिए तीनों को ऐड करने के बाद क्या मिला 2.764, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं x C2H5OH मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल, ये वैल्यू आती है 0.196। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। इसी तरीके से आप तीसरे को भी निकाल सकते हैं। बस थर्ड एस्टिक एसिड का मोल फ्रैक्शन जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर एस्टिक एसिड का वेट, एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट मतलब 50/60 करेंगे, बाकी नीचे सारी चीज़ें वही रहेंगी। और यह दूसरा तरीका ये है कि आप तीनों को जोड़ के 1 कर दीजिए और 1 में से इनको जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास तीसरा जो कंपोनेंट है आप उसका मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई, हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि x ऑफ H2O प्लस x ऑफ C2H5OH प्लस x ऑफ CH3COOH की वैल्यू क्या 1। तो इसकी वैल्यू कितना, वाटर की वैल्यू कितना 0.503 प्लस इसकी वैल्यू कितना 0.196 प्लस x CH3COOH इज इक्वल टू 1, यही ना। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये देखिए x CH3COOH इज इक्वल टू 1, इन दोनों को जोड़ के तो 0.503 0.196, ये देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। इसको जोड़ रहा हूं मैं, यहां ऐड कर देता हूं। तो देखिए ऐसे जोड़ देता हूं 6 3 9 और यहां पर 9 और 5 1 6 और डेसिमल माइनस साइन लगा है, 1 में से घटाना है। तो x CH3COOH की वैल्यू दिस, तो 1.0000 और 0.699। तो देखिए इसको घटाइए, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0 और यहाँ पर 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ पर वैल्यू हो गई 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.301। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका आप इंडिविजुअल मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल आप वैसे करके भी निकालेंगे तो ये वैल्यू इतना ही आएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम किए। आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं इसको रिवाइज कर दूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए आज हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था नॉर्मलिटी से। हमने कहा था कि नॉर्मलिटी को रिवाइज किया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर हमने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन क्या है, इंडिविजुअल मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर 2 कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, 3 कंपोनेंट है तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। फिर हमने आपको ये बताया कि मोल फ्रैक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, चूंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, दोनों कैंसिल होकर वैल्यू 1 आएगी। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि यह टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, चूंकि यहाँ पर मास है। मैंने प्रॉब्लम कराया आपको। फिर मैंने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन और मोलल्टी में एक बहुत अच्छा संबंध होता है, x इज इक्वल टू m अपान m प्लस 55.5। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, ये मोल फ्रैक्शन और ये क्या है मोलल्टी। मोल फ्रैक्शन और मोलल्टी के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध है। फिर मैंने आपको एक प्रॉब्लम कराया
उस प्रॉब्लम में मैंने कहा कि एक ग्लूकोज का बॉटल है, उसमें 10% W/W लेबल करके एक लेबल चिपकाया गया, उस पर लिखा गया 10% W/W। इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मैंने पूछा मोल फ्रैक्शन निकालिए ईच कंपोनेंट का, तो इंडिविजुअल मोल अपान टोटल मोल की मदद लेते हुए आप उसमें दो कंपोनेंट हैं ग्लूकोज और वाटर, दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपने किया, डेंसिटी दिया गया था मोलरिटी के लिए, डेंसिटी जब भी दिया जाए तो आप जान जाइए कि वॉल्यूम इससे निकालना होगा। फिर मैंने आपको बताया, एक प्रॉब्लम मैंने कराया कि एक सोल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, वाटर है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। 25% एथेनॉल है, 25% H2O है, 50% एसिटिक एसिड बाई वेट। तो मैं आराम से सबका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। इसका मोल फ्रैक्शन निकाला तो 0.50, इसका निकाला तो 0.9196। इसका निकालना है तो मेरे पास जो फार्मूला है कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। अगर हम वैसे भी निकालते एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो भी हमको वैल्यू 0.031 मिलती, 0.301 मिलती। लेकिन इस फार्मूले का यूज करने पर जल्दी हो जाएगा। तो हमारा रिक्वेस्ट आपसे यही है, नेक्स्ट टर्म पर हम लोग शुरू करेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, ppm, ppb और ppt। सॉल्यूशन का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप बार बार लिख के इसको पढ़िए, क्योंकि केमिस्ट्री बिना लिखे नहीं आती है। और श्रम करिए, परिश्रम करिए, एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा, नमस्कार।